नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। क्रोध एक अदृश्य चिता की तरह है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को जला देती है। जिस पर व्यक्ति क्रोध करता है, नुकसान उसका नहीं होता बल्कि क्रोध करने वाले का ही होता है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है राहुल की, जो अपने माता पिता और भाई बहनों का लाडला था। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई और अन्य हर काम में अव्वल रहता था। वह माता पिता का गर्व और भाई बहनों की आंखों का तारा था। स्कूल में हमेशा अच्छे अंकों से पास होता और कभी किसी शिक्षक की शिकायत घर नहीं आती। जब भी कोई बात घर आती तो सिर्फ तारीफ होती। राहुल अपने परिवार में सबसे छोटा था, 2 बहनों और एक बड़े भाई के बाद जन्मा। छोटे होने के बावजूद वह सबका प्यारा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। यह खबर सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। राहुल पर घर की कई जिम्मेदारियां थीं। गरीब परिवार में पले बढ़े राहुल को अपनी बड़ी बहनों की शादी करनी थी, पुराने घर की मरम्मत करानी थी और बड़े भाई के बिजनेस के लिए आर्थिक मदद भी करनी थी। नौकरी ज्वाइन करने के लिए राहुल को दिल्ली जाना पड़ा। वह माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेकर नए शहर के लिए रवाना हुआ। कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसने मन लगाकर काम किया और अपनी मेहनत और प्रतिभा से कुछ ही सालों में कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया। कंपनी की तरफ से उसे एक आलीशान घर भी मिला, जहां उसने अपने माता पिता और भाई बहनों को भी बुला लिया। कुछ ही सालों में राहुल ने अपनी दोनों बहनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी। गांव के पुराने घर की मरम्मत कराई और अपने बड़े भाई को बिजनेस के लिए आर्थिक मदद दी। बड़े भाई ने अपने कौशल से बिजनेस को आगे बढ़ाया और राहुल के घर के पास ही एक नया घर खरीदकर परिवार समेत शिफ्ट हो गए। समय कब बीत गया, राहुल को पता ही नहीं चला। जिम्मेदारियां निभाते निभाते उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई। हालांकि राहुल को संतोष था कि उसने अपने परिवार के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह पूरी कर दी। अब परिवार वाले उसकी शादी के लिए जोर देने लगे। मनीषा के न चाहते हुए भी उसके और राहुल के परिवारों की सहमति से विवाह की तारीख तय हो गई। विवाह के दिन भी मनीषा ने बहुत मिन्नतें की और अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मनीषा के लिए यह स्थिति बेहद कठिन थी। उसका सपना तो किसी और के साथ जीवन बिताने का था, लेकिन वह जानती थी कि उसका वह राजकुमार जीवन के संघर्षों के लिए तैयार नहीं था। मनीषा एक व्यावहारिक लड़की थी। उसे प्यार के मीठे पल तो पसंद थे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि बिना पैसे के जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। अंततः उसने इसे अपनी किस्मत मानकर विवाह के लिए सहमति दे दी। शादी के बाद राहुल के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मनीषा जैसी सुंदर पत्नी पाकर वह खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मान रहा था। उसने जितने भी सपने अपने जीवन साथी के बारे में देखे थे, मनीषा उन सभी से बढ़कर थी। वह बार बार अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी सुंदर लड़की उसकी पत्नी बन गई है। आज राहुल की सुहागरात थी। घर की चाचियां और भाभियां उसे छेड़ने में लगी थी, लेकिन राहुल इन सब से बेपरवाह अपने कक्ष में जाने के लिए उतावला हो रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसकी तपस्या का फल मनीषा के रूप में दिया है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उसे अपने सुहाग कक्ष में जाने का मौका मिला। रात के 10 बज चुके थे। उसने दिल में सुहागरात की तस्वीर पहले ही बसा ली थी। सोचा था मनीषा सेज पर बैठी घूंघट में शर्माते हुए उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसे आश्चर्य हुआ।
मनीषा ने अपनी साड़ी उतारकर साधारण गाउन पहन रखा था और मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। राहुल को देखकर उसने फोन तो रख दिया, लेकिन अनमने ढंग से बेड पर बैठ गई। राहुल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद मनीषा मॉडर्न विचारों वाली लड़की है और सुहागरात में घूंघट जैसी चीजें उसे पुराने जमाने की बकवास लगती होंगी, या फिर गर्मी से परेशान होकर उसने कपड़े बदल लिए होंगे। अपने मन को तसल्ली देते हुए वह मनीषा के पास गया और मुंह दिखाई के लिए लाया हुआ कीमती नेकलेस उसे दे दिया। मनीषा ने वह नेकलेस लेकर घंटों उसे पहनकर आईने में निहारा। नेकलेस था भी इतना खूबसूरत कि मनीषा की सुंदरता पर चार चांद लगा रहा था। राहुल मनीषा को जी भरकर निहारता रहा। मनीषा नेकलेस पाकर बेहद खुश थी। अपनी खुशी के आवेग में उसने राहुल को गले लगा लिया। मनीषा ने पूछा, हम हनीमून मनाने कहाँ जा रहे हैं? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, 4 दिनों के बाद हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। यह सुनते ही मनीषा मानो सपनों की दुनिया में खो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह पहले ही स्विट्जरलैंड की वादियों में पहुंच चुकी हो और वहां के नज़ारों का आनंद ले रही हो। राहुल को मनीषा का व्यवहार थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। उसने सोचा कि नई शादी और घरवालों से दूर होने के कारण मनीषा थोड़ा असहज है। शादी की भागदौड़ से थका राहुल जल्दी ही बिस्तर पर लेटते ही सो गया। लेकिन मनीषा सारी रात किसी से व्हाट्सएप पर चैट करती रही। अगले कुछ दिनों तक घर की औरतों ने नई नवेली दुल्हन को पलकों पर बिठा रखा था। 4 दिन बाद राहुल और मनीषा स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़े। वहां हनीमून मनाकर जब वे वापस लौटे तो घर में रौनक छा गई। अधिकतर रिश्तेदार अपने घर जा चुके थे। राहुल के माता पिता बड़े बेटे के पास चले गए थे और बहनें अपनी ससुराल। अब राहुल और मनीषा घर में अकेले रहने लगे। राहुल का ऑफिस आना जाना शुरू हो गया था। मनीषा बीच में 1-2 बार मायके भी हो आई थी। राहुल के ऑफिस जाने के बाद मनीषा दिन भर घर में अकेली रहती। उसे बोरियत होने लगी। उसके पास ज्यादा काम नहीं था, तो वह दिन भर फोन पर बातें करती या टीवी देखती। शाम को राहुल के लौटने पर उसके लिए खाना बनाती और फिर दोनों खाना खाकर सो जाते। धीरे धीरे नई शादी का सम्मोहन खत्म होने लगा और जीवन नीरस सा लगने लगा। कुछ समय बाद मनीषा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे इस एकसार जिंदगी से उबन होने लगी थी। राहुल को मनीषा के बदलते व्यवहार से चिंता होने लगी। उसे लगा कि उनके बीच उम्र का फासला उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रहा है। उसने मनीषा को खुश रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। मनीषा के फोन पर अब अजीब समय पर कॉल्स आने लगे। राहुल को यह खटकने लगा। मनीषा का घंटों फोन पर बात करना और राहुल से दूरी बनाना उसे अजीब लग रहा था। एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने कई बार डोरबेल बजाई, तब जाकर मनीषा ने दरवाजा खोला। राहुल को देखकर मनीषा हैरान रह गई और बोली, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? राहुल का मूड वैसे ही खराब था। वह बिना कुछ कहे अंदर चला गया। ड्राइंग रूम में उसने एक अजनबी आदमी को बैठे देखा। उसे देखकर राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप बेडरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उस आगंतुक को विदा कर मनीषा बेडरूम में आई। उसने कहा, वो मेरे कॉलेज का मित्र था। यहाँ किसी काम से आया था तो मुझसे मिलने आ गया। राहुल ने कहा, मैंने तुमसे कब पूछा कि वो कौन है? मनीषा बोली, तुमने नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि उसका आना तुम्हें पसंद नहीं आया। मनीषा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। बात आईगी हो गई, लेकिन राहुल के मन के किसी कोने में शक का बीज अंकुरित हो चुका था।
छोटी छोटी बातें अब उनकी जिंदगी में दूरियां बढ़ाने लगी थी। कभी साथ में जिंदगी बिताने के सपने देखने वाले इन दो लोगों के बीच अब एक अनजानी खामोशी घर कर चुकी थी। खुलकर बात करना जहां गलतफहमियों को खत्म कर देता है, वहीं खामोशी अक्सर रिश्तों का विनाश कर देती है। लेकिन वे इस खामोशी के पीछे छिपे आने वाले तूफान को पहचान नहीं सके। उधर राहुल की बड़ी बहन राधिका की जिंदगी भी उथल-पुथल से गुजर रही थी। उसके पति का अफेयर ऑफिस की एक सहकर्मी के साथ चल रहा था। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। लेकिन राहुल अपनी बहन का घर टूटने नहीं देना चाहता था। उसने राधिका को अपने पास कुछ समय के लिए बुला लिया ताकि वह उन्हें समझा बुझाकर किसी समाधान तक पहुंच सके। राधिका अब राहुल के घर पर रहने लगी थी। राहुल ऑफिस से लौटने के बाद अपने जीजाजी से फोन पर बात करता। उसके जीजाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन राधिका का उनके घर लौटने का मन नहीं था। वह अपने पति से हमेशा के लिए नफरत करने लगी थी। राहुल अपनी दीदी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश करता, उतना ही राधिका रोने लगती। आखिरकार राहुल ने सोचा कि समय के साथ राधिका के घाव भर जाएंगे। उसने अपने जीजाजी से वादा किया कि वह 1-2 महीने में राधिका को मनाकर उनके पास भेज देगा। उसके जीजाजी भी शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं राहुल, 2 महीने बाद मैं खुद उसे लेने आ जाऊंगा। तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब घर में तीनों साथ रहने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन राधिका को मनीषा की हरकतें कुछ अजीब लगने लगी। मनीषा अक्सर राहुल के ऑफिस जाने के बाद बाजार जाने के बहाने घर से निकल जाती और घंटों बाद वापस लौटती। जब कहीं बाहर नहीं जाती तो अपने कमरे में बंद होकर घंटों किसी से फोन पर बात करती रहती। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। राधिका अब मनीषा पर नजर रखने लगी। वह बहाने से मनीषा का फोन चेक करती। धीरे धीरे राधिका का शक यकीन में बदल गया। उसे पता चला कि मनीषा का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। यह सब देखकर राधिका को बहुत धक्का लगा। वह अपने देवता तुल्य भाई का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने राहुल से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने मनीषा पर लगाम कसने की कोशिश शुरू कर दी। मनीषा को अपनी आजादी में इस तरह की रोकटोक बर्दाश्त नहीं थी। अब राधिका और मनीषा के बीच रोज झगड़े होने लगे। राहुल इस सब से अनजान था, लेकिन एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि राधिका ने राहुल को मनीषा की सारी सच्चाई बता दी। राहुल को यह सब कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में मनीषा को एक थप्पड़ मार दिया और पूछा, यह सब क्या है? लेकिन मनीषा ने बहयाई की सारी हदें पार करते हुए राहुल और उसकी दीदी के बीच आपत्तिजनक रिश्ते का आरोप लगा दिया। अब राहुल की हालत ऐसी थी जैसे उसका खून सूख गया हो। उसकी सोच न समझने की क्षमता जैसे खत्म हो गई थी। जो राहुल हमेशा शांत और समझदारी से काम करता था, वह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात उसने अपनी दीदी को उनके दूसरे भाई के घर भेज दिया। घर लौटते ही उसने देखा कि मनीषा मुंह फुलाए बैठी थी। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बात और बिगड़ गई। रात भर दोनों के बीच तीखे झगड़े होते रहे। सुबह होते ही सोसाइटी में हलचल मच गई। लोग दौड़ते हुए एक टावर की ओर जा रहे थे। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। राहुल के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और ताला खोलने के लिए एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। हर कोई सहमा हुआ था कि अंदर क्या हो सकता है। थोड़ी देर में चाबी बनाने वाले ने ताला खोल दिया,
लेकिन दरवाजा अंदर से किसी और तरीके से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। काफी कोशिशों के बाद दरवाजा टूट गया। अंदर का नजारा इतना भयानक था कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हॉल के बीचों बीच मनीषा की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था और उसके पेट में किचन नाइफ घोंपा हुआ था। पास में खून से सना सिलबट्टा पड़ा हुआ था। जब पुलिस बेडरूम में पहुंची तो वहां राहुल की लाश पंखे से झूल रही थी। उसके गले में मनीषा के दुपट्टे से बना फंदा था। स्टडी टेबल पर राहुल का एक सुसाइड नोट रखा हुआ था। उसमें उसने अपनी और मनीषा की पूरी कहानी लिखी थी। इस भयावह मंजर को देखकर मनीषा और राहुल के घरवाले भी घटनास्थल पर पहुंच गए। यह सब देखकर राधिका बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस ने तुरंत पंचनामा तैयार करना शुरू किया। पड़ोसियों की आंखों में आंसू थे। एक खुशहाल और हंसता खेलता परिवार शक, गुस्से और गलतफहमियों की भेंट चढ़ चुका था। वह परिवार अब केवल एक दुखद याद बनकर रह गया। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। उस पर काबू पाने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।